नमस्कार। सॉरी, थोड़ा देर हो गया। मैं मुंबई से आ रहा हूँ। रास्ते में मुझे करीब 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। आज की इस प्रोग्राम में यहाँ उपस्थित हमारे ओएनजीसी के सीएमडी डॉक्टर अलका मित्तल जी, हमारे जीएमआर के चेयरमैन BVN राव जी, हमारे इस प्रोग्राम में उपस्थित नील जॉर्ज जी और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, मैंने कहा कि मुझे थोड़ा देर हो गया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अलका जी हैं, शायद बताए होंगे, हम लोग का ओएनजीसी के एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना हो गई थी जिसमें 4 लोग मर गए थे। मैं वहाँ जाना पड़ा और अलका जी कल मुंबई गए थे। मुझे इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए मैं टाइम्स ग्रुप का आभार करता हूँ। देश की आर्थिक प्रगति और विकास को नई दिशा प्रदान करने वाले विश्व स्तर के हमारे आर्थिक जगत के लीडर इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व में आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप सभी के द्वारा नए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए दिए जा रहे महत्वपूर्ण योगदान को मैं सराहना करता हूँ। आज की इस कार्यक्रम में विश्व स्तर पर हो रहे बदलावों के कारण हमारे देश के आर्थिक, ऊर्जा, सुरक्षा आदि पर होने वाले असर के बारे में चर्चा हुई है। यहाँ आए हुए अपने अपने क्षेत्र में विश्व स्तर पर पहचान बनाने वाले लोगों के विचारों और ज्ञान से हमारे देश के युवा प्रेरित भी होंगे। हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार देश के सतत विकास के लिए जरूरी नीतिगत सुधार करने के साथ साथ सभी साधनों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। हमारी सरकार जोर नवाचार और सुधारों पर रहा है। उद्योग जगत और कामगारों के लिए ऐसी नीतिगत फैसले और योजनाएं लागू की जा रही है जिससे दोनों का बेहतर विकास हो सके। हमारी सरकार देश में उद्योग के द्वारा कारोबार को आसान बनाने पर लगातार काम कर रही है। हमारी सरकार की आर्थिक नीतियों और सुधारों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत ने ऊंची छलांग लगाई है। आज दुनिया में भारत निवेश के लिए सबकी पसंद है। कारोबार करने के लिए सरकार को लगातार सभी सेवाएं ऑनलाइन हो चुकी है। आज 32,000 से ज़्यादा गैर जरूरी अनुपालनों को हमारी सरकार ने हटा दिया है ताकि उद्योगों को नई निवेश और कारोबारों में कोई बाधा ना आए। अनेक कर सुधार किए गए हैं और सरकारी तंत्र को पारदर्शी और उद्योगों को ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील बनाया गया है। गांवों से लेकर शहरों तक सभी क्षेत्रों और सभी उद्योगों को विकास का अवसर मिले।
इसके लिए सड़क, ऊर्जा और की ज़रूरत थी सुविधाएं देश को कोने कोने तक पहुंचाई जा रही है। ढांचागत विकास को गति देने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति परियोजना लाई गई है। इस योजना के चलते कच्चे माल की लागत में कमी आएगी, सप्लाई चेन में सुधार होगी और हमारे घरेलू उद्योगों को विश्व स्तर पर अपना बाजार बनाने में मदद मिलेगी। उद्योगों की क्षमता में सुधार के साथ लोगों के कौशल विकास पर भी हमारा जोर है, क्योंकि बेहतर कौशल वाले लोगों को उद्योगों की ज़रूरत होती है। हमारी सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने और कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए 27 लाख करोड़ रुपये से अधिक आत्मनिर्भर भारत पैकेज के द्वारा मदद कर रही है। इसमें देश को आत्मनिर्भर बनाने, कौशल विकास और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कई योजनाएं शामिल हैं। लोगों को उद्यम बनाने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चलाई जा रही है, जिसमें 10 लाख रुपये तक का गैर जमानती कर्ज प्रदान किया जाता है। छोटे व्यापारियों को सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलाई जा रही है। इसके अलावा बड़े निवेश वाले कई परियोजनाओं को सरकार सुविधाएं प्रदान कर रही है। ईपीएफओ के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लागू की गई है, जिसमें नियोक्ता को ज़्यादा कर्मचारियों को रोजगार देने पर आर्थिक मदद दी जा रही है। इस योजना में लगभग 1.5 लाख संस्थानों को 60 लाख लाभार्थियों को अभी तक 5,500 रुपये का लाभ प्रदान किए गए हैं। हमारी सरकार ने आज़ादी से लेकर अब तक के समय के सबसे ज़रूरी श्रम सुधार के लिए पहल की है। इन श्रम सुधारों को शुरू करते हुए हमारी सरकार ने 29 श्रम कानूनों को 4 लेबर कोड में सरल बनाया है। उद्योगों और नियोक्ताओं को इन श्रम सुधार से अपने कारोबार चलाने और उसका विस्तार करने में बहुत आसानी होगी। वेजेस कोड के माध्यम से वेतन से जुड़े कानूनी विषयों को सरल बनाया गया है। इससे वेतन के विषय से जुड़े अदालती मामलों में कमी आएगी। लेबर कोड के माध्यम से एक पारदर्शी और जवाबदेह ऑनलाइन निरीक्षण योजना का प्रावधान किया गया है। सभी कोड के लिए एक ही पंजीकरण, लाइसेंस और सरल रिटर्न की ज़रूरत होगी। इससे अनुपालन लागत में कमी आएगी। इन श्रम सुधारों में हमारी सरकार ने असंगठित क्षेत्र के साथ साथ असंगठित क्षेत्र के कामगारों को भलाई के लिए विशेष ध्यान दिया है। सामाजिक सुरक्षा कोड के माध्यम से अब असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ भी मिल सकेगी। सामाजिक सुरक्षा कोड के तहत ईएसआई की सुविधा का विस्तार देश के सभी जिलों में किया जाएगा। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याण के लिए अब ईएसआई और ईपीएफओ के माध्यम से योजना बनाकर लाभ पहुंचाया जाएगा। आज पूरी दुनिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म और गिग श्रमिक सेवा क्षेत्र में रोजगार पा रहे हैं। इसमें युवा आबादी का हिस्सा काफ़ी ज़्यादा है। इन कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए हमारी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा कोड के तहत एक फंड का प्रावधान किया है। इससे उद्योगों को फायदा होने के साथ साथ तेज़ी से नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इन श्रम सुधारों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम चल रहा है। हमारे देश में असंगठित क्षेत्र के कामगारों का बड़ा हिस्सा है और देश के आर्थिक विकास में इनका बड़ा योगदान है। देश में अभी तक असंगठित क्षेत्र के कामगारों का एक
प्रामाणिक डाटा नहीं होने से उनके कौशल विकास और रोजगार के लिए नीति निर्माण और योजनाएं बनाने में बाधा आ रही थी। हमारी सरकार ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए अभी असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई श्रम पोर्टल शुरू कर दिया है। इस डाटाबेस से असंगठित क्षेत्र के व्यवसायों से जुड़े कामगारों को एक पहचान मिलेंगे और साथ ही उनके कौशल और रोजगार की पूरी जानकारी मिल सकेगी। इससे कामगारों को उनके कौशल के हिसाब से रोजगार और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ मिल सकेंगे। साथ ही उद्योगों को भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से योग्य कामगार मिलने में आसानी होगी। इस पोर्टल पर अभी तक लगभग 28 करोड़ कामगारों ने अपना पंजीकरण करवा लिया है। कौशल कामगारों की ज़रूरत हर उद्योग को होती है। कामगारों के कौशल के विकास तथा उनकी उद्योगों की मांग के हिसाब से रोजगार दिलाने के लिए हमारी सरकार राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना चला रही है। NCS पोर्टल पर 4000 से ज़्यादा कौशल विकास एजेंसी कौशल विकास में मदद प्रदान कर रही है। NCS ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर युवाओं के डिजिटल कौशल विकास लिए एक पहल की है। विश्व स्तर पर कामगारों और उद्योगों की सुविधा देने के लिए हमारी देश ने कई देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौता किए हैं। इससे प्रवासी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा मिलने के साथ उद्योगों को दोहरा अंशदान भी नहीं देना पड़ेगा। श्रम मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को पेंशन देने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चलाई जा रही है। इस योजना में 18 से 40 साल उम्र के मजदूर शामिल हो सकते हैं और 60 वर्ष की आयु पूरा होने के बाद 3000 निम्नतम पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। EPFO द्वारा अपनी सेवाओं को ऑनलाइन किए जाने से अंशधारों और नियोक्ताओं दोनों के लिए आसानी हो गई है। ESIC की सेवाओं का पूरे देश के विस्तार के साथ साथ कई नई अस्पताल निर्माण का काम तेज़ी से चल रहा है। देश के बड़े शहरों में 40 वर्ष से ऊपर के बीमित कामगारों के स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम भी शुरू की गई है। हमारी सरकार महिलाओं को हर क्षेत्र में बराबर का अवसर देने के लिए सभी ज़रूरती कदम उठा रही है। महिलाओं को काम करने के लिए सुरक्षित माहौल बना है और उनके कानूनी अधिकार भी बढ़े गए हैं। हमें खुशी है कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बना रही है। भारत को ऊर्जा और ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। देश में पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग के नवंबर 2022 के लक्ष्य को समय से 5 महीने पहले ही हासिल कर लिया है। यह हमारी एक बड़ी सफलता है क्योंकि इथेनॉल एक हरित ईंधन है और इससे पेट्रोल के आयात में कमी आएगी, जिससे न केवल विदेशी मुद्रा बचेगी बल्कि इथेनॉल की सप्लाई करने के लिए देश के किसान आगे आएंगे और उनकी आय बढ़ेगी। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के हित में चल रही प्रधानमंत्री श्रम योगी पेंशन योजना में पेंशन डोनेट करने का प्रावधान के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके तहत नियोक्ता अपने यहाँ काम करने वाले मजदूरों जैसे घरेलू सहायक, ड्राइवर आदि का पंजीकरण करवाते हुए इन श्रमिकों के हिस्से की किस्त का भुगतान खुद से कर सकते हैं। इस प्रकार वे अपने मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा में योगदान कर सकते हैं। मेरी आप सबसे अपील है कि अपने घरेलू कामगारों को पेंशन डोनेट करते हुए उनको सामाजिक सुरक्षा देने में अपना सहयोग प्रदान करें। मैं आप सभी को भरोसा दिलाता हूं कि देश के आर्थिक विकास
और प्रगति के लिए हमारी सरकार पूरी तरह अपने साथ है। मुझे पूरा विश्वास है कि देश के सतत भविष्य के विकास में अपना योगदान देने के लिए उद्योग जगत अपने आगे आएंगे और हमें नई आत्मनिर्भर भारत सपनों को साकार करने में सफल होंगे। तो मैं अपना भाषण लिख के ले आया था, क्योंकि मैं असम से आता हूँ। अलका जी अच्छी तरह जानते हैं, तो असम के लोग अच्छी तरह से हिंदी नहीं बोल पाते हैं, तो इसलिए मैं भी सोचा कि अपनी बात हिंदी में रखूं और उसको लिख कर। मैंने बहुत कुछ बोलना था। मैंने कहा जैसे मैं असम से आता हूँ। असम 3 करोड़ 30 लाख की जनसंख्या है और असम में 4 रिफाइनरी है। 4 रिफाइनरी है। जैसे मैंने कहा अभी आते समय कि श्रीलंका में एक देश है लेकिन एक रिफाइनरी नहीं है। वो खुद अपना पैर में खड़ा होना चाहिए, वो एक रिफाइनरी बनाना चाहिए। ऐसे मैंने एक आदमी को बता रहा था कि असम एक छोटा सा एक प्रदेश है जहाँ 4 रिफाइनरी है। और एशिया के फर्स्ट तेल डिगबोई मेरा घर के पास ही निकला था। डिग मतलब खोदना, बॉय मतलब लड़का। और मेरा टाइटल भी तेली है। लोग कहते हैं कि आप तेली क्यों लिखते हैं? मैंने कहा घर के आसपास तेल निकलता है इसलिए तेली लिखते हैं। तो अभी जैसे मैंने कहा कि हम जो भी अभी तेल, आप मोटरसाइकिल हो, गाड़ी में तेल जो भरा रहे हैं उसको हम लोग E10 कहा जाता है। E10 मतलब है इथानॉल 10% बैंडिंग। पूरा भारत में हमने लागू कर दिया है। अब E10 जो इथानॉल है वो किससे बनते हैं, ज़रूर मैं अपना भाषण में कहा, मैं किसानों को आय दुगनी करने के लिए, भारत के प्रधानमंत्री कहा है कि किसान की आय दुगनी करना होगा। तो पेट्रोलियम मंत्रालय कैसे आय दुगनी करेगी, किसान की आय कैसे दुगनी करेगी? तो आप लोग कहना चाहता हूँ कि हम अभी राइस से इथानॉल बना रहे हैं, हम गन्ना से इथानॉल बना रहे हैं, हम मक्का से इथानॉल बना रहे हैं। ये इथानॉल से आज पूरा भारत में हम E10 की गाड़ी चला रहे हैं। E10 गाड़ी चला रहे हैं। अभी असम में, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा बाढ़ हो गया है और सिलचर में और त्रिपुरा में तेल नहीं है, क्योंकि असम से तेल जाते हैं। तो मुझे पता नहीं था। मैंने कहा बांग्लादेश पास में बॉर्डर है, बांग्लादेश से तेल ले आओ भाई, और तेल अपना गाड़ी में भरो, डिपो में भर दो। लेकिन वह पता चला कि बांग्लादेश अभी भी BS2 में गाड़ी चल रही है, उसका तेल से हमारा गाड़ी नहीं चल सकता। हम BS6 तक पहुंच गए। तो इसी तरह से हम लोग असम में बहुत ज़्यादा बम्बू है और 2 पेपर मिल थी वहाँ, दोनों बंद हो जाने के कारण से अब हम बम्बू से भी इथानॉल निकालने के लिए अपना तरफ से काम शुरू कर दिए हैं नुमलीगढ़ रिफाइनरी में। तो बहुत लोगों को कहना था कि फिनलैंड में बम्बू के इथानॉल से गाड़ी चलता है, लेकिन फिनलैंड के लोग जो खाते हैं तो हमारी आसाम के लोग वो चीज़ नहीं खाते, भाई इंडिया नहीं खाते। तो उस बम्बू में से इथानॉल से गाड़ी चल रहा है, लेकिन अपना इंडिया का जो बम्बू है उससे वो सक्सेस होता है क्या? तो हम लोग ऐसे किए कि आसाम के 19 प्रजाति के बम्बू हम लोग फिनलैंड ले गए थे और वहाँ रिसर्च करके देखा कि उस बम्बू के इथानॉल से भी हम गाड़ी चला सकते हैं। और इसी तरह से काम नुमलीगढ़ रिफाइनरी में चल रही है और आने वाले दिन में हम बम्बू से इथानॉल निकालेंगे और हमारी 83% तेल ही हम प्रोडक्शन करते हैं। ज़्यादातर 83 नहीं, 83% तेल हम बाहर से लेके आते हैं। तो हम इसी तरह से बम्बू से इथानॉल बना रहे हैं। अब हम पलारी से पानीपत रिफाइनरी में इथानॉल हम बनाने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे करने से हमारी किसान की आय दुगनी होगी। अब किसान की आय दुगनी करने के लिए हमारी पेट्रोलियम मंत्रालय इस तरह से काम कर रहे हैं। तो मैं इसका जानकारी आप लोगों को दिए। और मैं जहाँ से आता हूँ डिब्रूगढ़, वहाँ हमारी एक प्रोजेक्ट है मिथानॉल का। मिथानॉल गैस से और कोयले से होते हैं।
तो मीठा नल से भी हम लोग गाड़ी चलाने के लिए अपना तरफ से पूरा जोर लगा दिए हैं। और मैं अपना वहाँ तिनसुकिया में माकूम मोटर्स बोल के एक पेट्रोल पंप में मीठा नल M15, मैंने अभी आप लोगों को कहा E10 के बारे में, अब हम M15 भी शुरू कर दिए हैं। M15 मतलब मीठा नल 15% बैंडिंग करके हम गाड़ी चलाने के लिए काम शुरू कर दिए हैं। तो मीठा नल क्या है कि मीठा नल 21 रुपीज़ 22 रुपीज़ में मिल जाते हैं, लेकिन हम राइस से अगर इथानॉल बनाते हैं तो हमारे 60 रुपीज़ 60 रुपये लगते हैं। तो इथानॉल मीठानॉल बैंडिंग अगर डिपो में अगर कोई तेल भराते हैं तो 2-3 रुपया कम में आपको तेल मिल जाएगा। ये काम हम लोग अभी तिनसुकिया में शुरू किए हैं। तो हम लोग चाहते हैं पूरा इंडिया में मीठानॉल का काम हम लोग शुरू करें। M15 अभी हम E10 की काम पूरा इंडिया में शुरू कर दिए हैं, और उसी तरह नए नए जगह में हम इथानॉल के प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। असम में भी 7 प्रोजेक्ट करने के लिए हम लोग सिद्धांत लिए हैं। तो इस तरह से काम हमारी पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा हम लोग किए हैं। आज अलका जी हैं, ONGC ऐसा एक कंपनी है, वर्ल्ड में सबसे डीप में जाके तेल निकालने वाला कंपनी है ONGC, वर्ल्ड में। आप लोग कहना चाहता हूँ सिर्फ भारत में नहीं, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डीप में जाके तेल निकालने वाला कंपनी है ONGC। और हम लोग चाहते हैं कि 83% तेल हम बाहर से ले आते हैं, और ONGC भी पूरा लगे हुए हैं कि हम नए नए हम तेल की खोज करें और हमारी तेल की क्षमता बढ़े। इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं इतना ही कहा, लेकिन मैं मुंबई से आते थे, देर हो गया। मुंबई में बहुत बारिश थी, अलका जी को पता होगा। करीब वहीं हमारा ये 45 मिनट लेट हो गया। उनके बाद फिर रोड में मैं पैदल अभी 2 किलोमीटर मैं पैदल चलते चलते आया। फिर यहाँ बोलते हैं कि आपको फिर घूर के जाना। मैं मीटिंग ख़त्म हो जाएंगे भाई, मुझे जाने दो। उनको पता नहीं था कि मैं मंत्री हूँ, सोचा कोई आया होगा। तो जो भी हो, आज इस प्रोग्राम में आप लोग उपस्थित थे। आप लोग सभी को मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और इस मीटिंग के ऑर्गेनाइजर को मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैं जब फूड प्रोसेसिंग मंत्री था उस समय भी एक दुबई में एक प्रोग्राम में मैं उपस्थित था। हरभजन सिंह, मैं दुबई में भी गया था, इसलिए जब आया था मैंने कहा कि ज़रूर मैं आऊँगा इस प्रोग्राम में, और इसी तरह से मैं पहुँचा हूँ। और इतना करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।